we are going to start chapter number 7, control and coordination. Earlier we have seen the chapter live processes. लाइव प्रोसेसेस चैप्टर में हमने देखा कि जो लाइव प्रोसेसेस होते हैं वो एक प्रकार के प्रोसेसेस हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फंडामेंटल हैं, बेसिक है और वो मेंटेनेंस जॉब्स करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के काफ़ी सारे फीचर हम उस चैप्टर में देख चुके हैं। उनमें से एक फीचर है मूवमेंट। अक्सर हम ये मान के चलते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मूव करते हैं, वो कई प्रकार की मूवमेंट्स करते हैं, वो इधर उधर भागते हैं, लोकोमोशन करते हैं और जो मूवमेंट्स होती हैं उनको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ अपडेट करते हैं, क्योंकि हमें पता है जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो बिना एक्सटर्नल फोर्स के मूव नहीं करती और जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो मूव करते हैं, वो लोकोमोशन करते हैं और वो अपनी बॉडी में कई प्रकार की मूवमेंट्स शो करते हैं। जो मूवमेंट्स होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक प्रकार की मूवमेंट्स हैं जो कि ग्रोथ के कारण है। जैसे जब कोई सीड जर्मिनेट करता है तो उसकी जो सीडलिंग है वो ग्रो करने लगती है, जो शूट सिस्टम है वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है और जो रूट सिस्टम है वो नीचे की तरफ ग्रो करता है। इस प्रकार की जो मूवमेंट होती है ये ग्रोथ के कारण होती है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हर प्रकार की मूवमेंट ग्रोथ के कारण नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि कई जानवर सड़क पे भाग रहे होते हैं, जहां हम चल के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ये ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जिसमें किसी प्रकार की ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होती। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस प्रकार की मूवमेंट्स क्यों शो करते हैं, वो लोकोमोशन क्यों करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके इन सभी मूवमेंट्स का कारण कोई ना कोई स्टिमुलस होता है। All these movements are due to some stimulus. And what is the stimulus? Any change in environment. जब भी environment में किसी प्रकार की चेंज आती है हम उसको स्टिमुलस कहते हैं। Every stimulus has a response. कहते हैं where there is a stimulus, there is a response. अगर स्टिमुलस होगा तो फिर इसका रिस्पॉन्स भी होगा। The reaction to stimulus is called response. तो ऐसी मूवमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स द्वारा की जाती हैं जिसमें ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है वो किसी न किसी स्टिमुलस के कारण होती हैं, वो किसी न किसी स्टिमुलस का रिस्पॉन्स होती है। जैसे कि आपने देखा होगा जो बुफेलोस हैं, जो काउस हैं, वो फीडिंग करने के बाद दे च्यू देयर कड, वो इस प्रकार से जुगाली करती हैं। जहाँ जो जानवर हैं वो एक जगह से दूसरी जगह भागते हैं, तो ऐसे केसेस में किसी प्रकार की ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होती। इस प्रकार की जो मूवमेंट होती है वो किसी ना किसी स्टिमुलस के कारण होती है। जब भी हम मूवमेंट की बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केस में, जब ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है तो कोई ना कोई इन्वायरमेंट में चेंज आएगी और उस चेंज को रिस्पॉन्स देने के लिए जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मूव करते हैं। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा अलग अलग सिचुएशन में हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो अलग अलग होता है। हमारी बॉडी में एक प्रॉपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है और वो जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो हमारी बॉडी के दो टिश्यूज द्वारा परफॉर्म किया जाता है। उन दोनों टिश्यूज के बारे में आप जानते हो जो कि आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था। एक है और उसमें से नर्वस टिश्यू और दूसरा है उसमें से मस्कुलर टिश्यू। हम बात करते हैं सबसे पहले एनिमल्स के केस में नर्वस सिस्टम की। सभी एनिमल्स के पास नर्वस सिस्टम होता है और जो नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। हमारे पास 5 सेंसेस हैं। हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उनका काम है स्टिमुलाई को रिसीव करना। जो भी स्टिमुलस हमारे सेंस ऑर्गन्स द्वारा रिसीव किया जाता है ये किसी न्यूरॉन को दे दिया जाता है, ये किसी नर्व सेल को दे दिया जाता है। क्योंकि जो न्यूरॉन होते हैं, नर्व सेल होते हैं,
वो हमारे नर्वस सिस्टम का एक यूनिट होते हैं। जैसे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है? सेल। उसी प्रकार से एनिमल्स का जो नर्वस सिस्टम होता है उसका जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो न्यूरॉन होता है, वो नर्व सेल होता है। तो हमारे केस में जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है वो नर्वस और मस्कुलर टिश्यू मिलके करते हैं। बच्चों, एक और सिस्टम होता है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पार्ट प्ले करता है, वो है हार्मोनल सिस्टम। जो हार्मोनल सिस्टम है उसकी बात भी हम आगे जाके करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूरॉन की, नर्व सेल की। दिस इज द डायग्राम ऑफ द न्यूरॉन और द नर्व सेल। और आपको पता है कि जो न्यूरॉन होते हैं, नर्व सेल होते हैं, जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम का, ये हमारी बॉडी के सबसे लंबे सेल होते हैं। और किसी भी न्यूरॉन के ये पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 सेल बॉडी, द अपर पार्ट इज कॉल्ड सेल बॉडी, जो कि सबसे वाइड पार्ट है, उसमें न्यूक्लियस होता है और होते हैं प्रोसेसेस जिनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। एक लंबा सा प्रोसेस होता है जिसे हम एक्सोन कहते हैं, और जो एक्सोन की टिप है वहां पे होते हैं नर्व एंडिंग्स। बच्चों, जो न्यूरॉन है, जो नर्व सेल है, इसका डायग्राम आपके लिए कोई नई चीज नहीं है। मेरे ख्याल से इट इज क्लास 7th जब फॉर द फर्स्ट टाइम आप जो न्यूरॉन है, जो नर्व सेल है, उसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करते हो। जब भी इसके बारे में क्वेश्चन आता है वो 3 नंबर का आता है, आपको इसका वेल लेवल डायग्राम बनाना होता है। ये देखिए, ये हमारी स्किन है, दिस इज आवर स्किन। जो स्किन है वो एक प्रकार का सेंसरी ऑर्गन है। स्किन के नीचे क्या है? स्किन के नीचे न्यूरॉन है। जब भी हम अपनी स्किन पे किसी पिन से या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से पिंच करते हैं तो हमें फील होता है कि हमारी स्किन को पिंच किया गया है। एक्चुअली होता क्या है, जो हमारी स्किन है, जैसे ये हमारी स्किन है, हमारी स्किन के नीचे क्या है? हमारी स्किन के नीचे एक न्यूरॉन है। हमारी स्किन के नीचे क्या है? एक न्यूरॉन। उसके जो न्यूरॉन है उसके जो डेंड्राइट हैं वो स्किन को टच कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का स्टिमुलस जो हमारी स्किन द्वारा रिसीव किया जाता है वो पहले डेंड्राइट्स के पास आएगा। इनके पास आएगा, डेंड्राइट्स के पास। डेंड्राइट के बाद वो सेल बॉडी में चला जाएगा, सेल बॉडी के बाद वो एक्सोन में चला जाएगा, और एक्सोन के बाद वो जाएगा नर्व एंडिंग्स के पास। नर्व एंडिंग के बाद एक अगला न्यूरॉन होगा, और जो नर्व एंडिंग्स हैं वो एक केमिकल के जरिए, जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में एक न्यूरोट्रांसमीटर बहुत पॉपुलर है एसिटाइलकोलाइन, उसकी मदद से जो इंफॉर्मेशन होती है, जो नर्व इंपल्स होती है, वो ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। इस प्रकार से जो मैसेज है, जो भी स्किन ने फील किया है, वो एक नर्व से दूसरी नर्व, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन, अल्टीमेटली फिर वो ब्रेन तक पहुंच जाता है। ब्रेन में जाके हमें जो सेंसेशंस हैं वो फील होती है। देखो बच्चों, हमारी बॉडी में 2 प्रकार की नर्व्स होती हैं। एक होती हैं सेंसरी नर्व्स और दूसरी होती हैं मोटर नर्व्स। जो सेंसरी नर्व्स हैं वो सेंसरी मैसेज सेंस ऑर्गन से लेती हैं और उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेके जाती हैं। जो मोटर नर्व्स होती हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, वहां से मोटर इंपल्स लेती हैं, मोटर मैसेज लेती हैं और उसे अफेक्टर्स के पास लेके आती हैं। अफेक्टर्स हमारी बॉडी के वो ऑर्गन होते हैं जो कि रिस्पॉन्स शो करते हैं। हमारी बॉडी में जो रिस्पॉन्स शो करने का काम है वो मसल्स का है, ग्लैंड्स का है। जब भी किसी प्रकार की सेंसेशन नर्व्स के थ्रू फ्लो करती है हम उसे नर्व इंपल्स कहते हैं। नर्व इंपल्स क्या है? नर्व इंपल्स एक प्रकार का इलेक्ट्रिक सिग्नल है। नर्व इंपल्स एक प्रकार का वेव ऑफ डीपोलराइजेशन है जो कि न्यूरॉन्स के जरिए फ्लो करता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन।
और इस प्रकार से जो इंफॉर्मेशन होती है न्यूरॉन्स के जरिए वो नर्व इंपल्स के जरिए ट्रांसमिट होती है। जब भी एक नर्व के नर्व एंडिंग्स के बाद दूसरी नर्व आती है उसके बीच में एक स्पेस होती है जिसे हम सिनेप्सिस कहते हैं। एंड दिस सिनेप्सिस इज प्रेजेंट between two neurons, between two nerve cells. Synapses is also called the junction between two neurons or the junction between two nerve cells. हमारी बॉडी में जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, कुछ सेंस ऑर्गन्स के बारे में उसने बताया है, जैसे कि गस्टेटरी रिसेप्टर्स। जो गस्टेटरी रिसेप्टर्स हैं इनका काम है टेस्ट को डिटेक्ट करना और ये हमारी टंग के ऊपर होते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स ये हमारी नोज की ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में होते हैं जिनका काम होता है स्मेल को डिटेक्ट करना। तो जितने भी हमारी बॉडी में नर्व्स हैं, जहां वो सेंसरी हैं जहां वो मोटर हैं, जो सेंसरी हैं वो नर्व इंपल्स लेके जाएंगे फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और जो मोटर नर्व्स हैं वो मोटर मैसेज लेके आएंगे फ्रॉम ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड टू दी अफेक्टर्स। और जो नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है न्यूरॉन्स के जरिए, इट इज ऑलवेज वन वे। चाहे सेंसरी नर्व हो चाहे मोटर नर्व हो, जो नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन होती है वो वन वे होती है, दैट इज फ्रॉम डेंड्राइट्स टू सेल बॉडी टू एक्सोन टू नर्व एंडिंग्स, फ्रॉम नर्व एंडिंग्स to next nerve and ultimately to either central nervous system as in case of a sensory nerve or to effectors, muscles and glands in case of a motor nerve. Let us see this diagram. This is the diagram of neuron that we have already seen. And see this diagram. What is there? Neuromuscular junction means it is the axon, these are the nerve endings and this is the muscle fiber. The junction between nerve endings and the muscle fibers is called neuromuscular junction. Students, can you tell me this is a sensory nerve or this is a motor nerve? This is a motor nerve because the neuron, the nerve endings of the neuron are forming neuromuscular junction. Neuromuscular junction means this nerve is taking some work from a muscle. For example, if I want to move my lower arm upward like this, then my biceps have to contract. And when I move my arm like this, my biceps have to relax. Actually, there is a motor nerve that comes from brain, that comes from central nervous system, and that is responsible for the contracting of biceps while moving my arm like this. And what will be there? That motor nerve, when it will innervate my biceps muscles, it will form neuromuscular junction. And at neuromuscular junction a neurotransmitter is released, जैसे कि आपने सिनेप्स पे देखा था, बिल्कुल उसी प्रकार से वहां भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है और जो मसल्स हैं वो एक्शन करते हैं और जो मसल्स हैं वो अपना काम करते हैं। There are some questions. He is asking, see diagram 7.1 and there are 3 questions. Identify the parts of a neuron. That is not a problem. You can identify what is cell body. You can identify dendrites. You can identify axon and nerve endings. And now the question is, where information is acquired? Now you all know. Information is acquired at dendrites. Information is acquired at dendrites, through which information travels as an electrical impulse, nerve impulse. It is first it is cell body,
then it is axon. Where this impulse must be converted into a chemical signal for onward transmission. वो आपसे पूछ रहा है कि जब नर्व इंपल्स ट्रांसफर होती है, ट्रांसमिट होती है, तो किस जगह पे जाके उसे इलेक्ट्रिक सिग्नल से केमिकल सिग्नल बनना होता है। बच्चों यहाँ पे सिनेप्सिस पे, जहाँ सिनेप्स होता है, जहाँ पे सिनेप्सिस होता है, जहाँ दो नर्व्स का जंक्शन होता है, वहां पे मैंने बताया जो नर्व एंडिंग्स हैं वो एक प्रकार का केमिकल रिलीज करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि एसिटिलकोलाइन, और उसकी वजह से जो मैसेज है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल। उसने एक हमें सिंपल सी एक्टिविटी करने के लिए कहा है। What is the activity? Put some sugar in your mouth. How does it taste? No problem. It will taste sweet. Block your nose by pressing it between thumb and index finger. Now eat sugar again. Is there any difference in the taste? Yes, there will be little bit difference in the taste. Because when we taste something, our both senses involved. The sense of taste also involved, and the taste and the sense of smell also involved. While eating lunch, block your nose in the same way, and notice if you can fully appreciate the taste of food you are eating. No, you can't appreciate the food if while eating you close your mouth. बच्चों, हम सबका एक्सपीरियंस है, जिन दिनों में हमें कोल्ड होता है, जिन दिनों में हमें जुकाम होता है, हमारा फेवरेट फूड भी हमें भरपूर आनंद नहीं दे पाता। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हमारा जो सेंस ऑफ टेस्ट है, हमारा जो ओवरऑल इंप्रेशन है फूड का, उसमें सेंस ऑफ टेस्ट भी इन्वॉल्व है, और उसमें जो फूड की स्मेल है, फूड की जो फ्रेग्रेंस है, वो भी इन्वॉल्व है। ओके।